नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जहां उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का प्रचार तेज हो चुका है। धुआंधार चुनाव प्रचार लगातार जारी है और प्रचार में खुद सीएम धामी जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के लिए नैनीताल सीएम धामी पहुंचे, जहां भवाली में बीजेपी प्रत्याशी नैनीताला के लिए जनसभा का आयोजन किया। बीजेपी प्रत्याशी जीवंत भट्ट के लिए चुनाव प्रचार किया और बीजेपी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर इस दौरान हमला भी बोला। लैंड जिहाद, डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर बात भी रखी। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है और बीजेपी नेता दिन रात निकाय चुनाव के प्रचार में अपना पसीना बहा रहे हैं। खुद सीएम धामी प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जैसा कि हर एक कैंडिडेट के लिए वोटों की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम धामी एक दिन में 3 से 4 जनसभाएं कर रहे हैं और इन जनसभाओं में सीएम धामी बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए जन समर्थन भी जुटाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी हमलावर है सीएम धामी। साथ ही प्रदेश से सुलगते मुद्दों पर भी धामी बेबाकी से बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकाय चुनाव के लिए प्रचार के लिए नैनीताला के भवाली पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी जीवंत भट्ट के पक्ष में वोटों की अपील की है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, ये अपील की है लोगों से। देश प्रदेश की तर्ज पर नगर परिक्षेत्र का भी विकास होगा और इस दौरान सीएम धामी ने लैंड जिहाद के साथ ही डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। सीएम धामी ने लोगों से अपील की है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने का संकल्प लें और प्रदेशवासियों से उन्होंने ये भी अपील की कि लैंड जिहाद और थूक जिहाद पर सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए भी सरकार बनाएं। तो सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि के संरक्षण के लिए वो प्रतिबद्ध हैं पूरी तरीके से। जाहिर तौर पर उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर पूरी प्रतिबद्धता देखी जा रही है बीजेपी की ओर से और यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं ताकि लोगों से अपील जो वो कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए। तो बीजेपी प्रत्याशी जीवंत भट्ट के लिए उन्होंने नैनीताल के भवाली में चुनाव प्रचार किया, वोटों की अपील की और जनसभा का आयोजन करते हुए उन्होंने लैंड जिहाद से लेकर थूक जिहाद पर कार्रवाई करने की भी बात रखी है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में भव्य रोड शो किया। मेयर प्रत्याशी पार्षदों के समर्थन में उन्होंने भव्य रोड शो किया और निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए जन समर्थन जुटाने की अपील की है। सड़क पर लोगों की इस दौरान भीड़ उमड़ पड़ी, लोगों में खासा जोश दिखाई दिया। 23 जनवरी को निकाय चुनाव होने हैं, 25 जनवरी को वोटों की गिनती होनी है और उससे पहले उत्साह देखा जा रहा है भरपूर। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगातार चुनाव प्रचार जिस तरीके से किए हैं और दूसरी तरफ हल्द्वानी में भी वो पहुंचे, जहां मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट और पार्षदों के समर्थन में रोड शो किया है। रोड शो कालाढूंगी चौराहे से शुरू होकर तिकोनिया तक निकला और इस दौरान सीएम ने लोगों पर पुष्प वर्षा भी की। रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सांसद अजय भट्ट और निवर्तमान मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला भी मौजूद रहे। मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट समेत
अन्य बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रोड शो करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धामली जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हल्द्वानी मेयर समेत उत्तराखंड के सभी निकाय में जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान कर निकाय और पंचायत में बीजेपी को जिताए। और उन्होंने ये भी कहा कि इसी माह हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस महीने के अंत में राष्ट्रीय खेलों की सौगात भी हल्द्वानी के लोगों को मिलेगी और उसके साक्षी बनेंगे। और उत्तराखंड के बैरीनाग में नगर पालिका का चुनाव होना है। चुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज प्रचार तेज कर दिया है। हेमा पंत ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। लोगों ने समर्थन देने की अपील की है। जहां प्रचार के दौरान कई कांग्रेस नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। तो उत्तराखंड के बैरीनाग में नगर पालिका चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी हेमा पंत ने अपने समर्थकों के साथ बैरीनाग बाजार में जनसंपर्क किया और पिछले 5 सालों में क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में बताया। साथ ही हेमा पंत ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सभी वार्डों में विकास का काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इस मौके पर निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत के साथ कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह नारियल है और मैं बैरीनाग के सभी वार्डों में घूम रही हूँ, जहाँ से जनता का मुझे बहुत समर्थन और सहयोग मिल रहा है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। साथ ही वे लोग अपनी समस्याएं भी मुझे बता रहे हैं, जो मैं सुन रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। और जब मैं पद में आऊँगी तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान करूँगी। मैं बैरीनाग नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह नारियल है और मैं बैरीनाग के सभी वार्डों में घूम रही हूँ, जहाँ से जनता का मुझे बहुत समर्थन और सहयोग मिल रहा है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। साथ ही वे लोग अपनी समस्याएं भी मुझे बता रहे हैं, जो मैं सुन रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। और जब मैं पद में आऊँगी तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान करूँगी। मैं बैरीनाग नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह नारियल है और मैं बैरीनाग के सभी वार्डों में घूम रही हूँ, जहाँ से जनता का मुझे बहुत समर्थन और सहयोग मिल रहा है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। साथ और इधर बैरीनाग में चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस जुटी हुई हैं। अंतिम दौर में प्रत्याशियों ने तेज प्रचार शुरू कर दिया है। प्रचार में निर्दलीय प्रत्याशी भी दमखम दिखा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी रंजनी रावत ने चुनाव प्रचार किया, समर्थकों के साथ सभी वार्डों में प्रचार प्रसार किया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार तेज हो चुका है। बीजेपी स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैदान में जुटे हुए हैं, तो कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष करण महार और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कमान संभाल रखी है। मतदान के लिए 1 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है और इसके लिए प्रत्याशियों ने भी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। जहां बैरीनाग नगर पालिका में अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी रंजनी रावत ने अपने समर्थकों के साथ बैरीनाग नगर के सभी वार्डों में जाकर प्रचार प्रसार किया। और रंजनी रावत ने यह भी बताया कि नगर की पेयजल, स्वास्थ्य, भूमि सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की बात भी कही और नगर में विकास किया जाएगा। इधर चमोली में नगर निकाय चुनाव को पारदर्शिता के साथ
सकुशल संपन्न कराने के लिए पीठासीन और मतदान अधिकारियों को दूसरा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदान क्रमिकों को उनके दायित्वों और कर्तव्यों के साथ साथ निर्वाचन सामग्री के बारे में विस्तार से बताया गया और पीठासीन मतदान अधिकारियों को मतपेटी को खोलने और सील करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात सभी कार्मिकों से डाक मतपत्र से मतदान करने के लिए प्रारूप पर आवेदन भी लिए गए हैं। पोलिंग बूथों के लिए रवानगी से पूर्व निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात सभी कार्मिक डाक मतपत्र से अपना मतदान करेंगे। जिले की 4 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत में बनाए गए हैं। वहीं कनिष्ठ सहायक भर्ती को लेकर जनपद में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4,558 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 19 जनवरी को कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर सभी केंद्र व्यवस्थापकों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा केंद्र में फर्नीचर, बिजली, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी और कक्ष निरीक्षक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकेगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों के सामान की सुरक्षा के लिए रूम बनाया जाएगा, जिसमें उनका सामान रखा जाएगा। परीक्षा केंद्र में ड्यूटी में तैनात कार्मिक और परीक्षार्थी के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के लिए गोपेश्वर में 10 और कर्णप्रयाग गौचर में 3-3 सेंटर सहित जनपद में कुल 16 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें जनपद के 4,558 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय कबड्डी जूनियर प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने प्रदेश का नाम रोशन करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया है। हरिद्वार में आयोजित इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों की टीम ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने विजेता के तौर पर बाजी मार ली। वहीं उपविजेता रही उत्तराखंड की टीम के अधिकतर खिलाड़ी जौनसार बाबर क्षेत्र से 50वीं राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में पहली बार सिल्वर मेडल हासिल करने वाली उत्तराखंड की टीम के खिलाड़ी जब अपने क्षेत्र में वापस लौटे तो इन खिलाड़ियों का विकास नगर में भव्य स्वागत किया गया और इस उपलब्धि को हासिल करने वाले खिलाड़ियों का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करना है। इस मौके पर कबड्डी फेडरेशन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत से पहली बार कबड्डी के खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल मिला है। तो वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी घोषणा सीएम धामी ने खुद की है। वहीं पर्यटन विभाग प्रशिक्षण और प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर निरंतर काम कर रहा है। इस मामले में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ये कहना है कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। साथ ही धामों की केयरिंग सुरक्षित है और न ही सीमाएं, और ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आखिर ये भी कहा कि मुंबई के अंदर पहला मामला नहीं है जब सलमान खान के घर शूट आउट हुआ और बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया, जो कि इनके ही सहयोगी दल के थे। इतने बड़े सेलिब्रिटी को सुरक्षा नहीं दे सकती तो आम आदमी का क्या हाल होगा। तो एक तरफ सैफ अली खान पर अटैक हुआ है और दूसरी तरफ अब इस पर सियासत भी गर्मा चुकी है। केजरीवाल ने महाराष्ट्र में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। तो वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहाँ की राज्य सरकार
और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी। सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ ये काफ़ी निंदनीय है और मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ और इम्पा की तरफ से इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूँ। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिज़ीक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। और आजकल जबकि इतनी ऐप्स आ गए हैं, इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चीज़ें आ गई हैं कि जब कोई आपके घर पे आता है तो आप पहले पूछते हो, आपका मैसेज आता है कि ये शख्स आया हुआ है, इसको ऊपर आने देना है कि नहीं देना है। हर सोसाइटी में, पूरे देश में, हर जगह ये इम्प्लीकेशंस आजकल हो गए हैं। पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 100% अभी मैं बात करूंगा, अभी मैं निकलते ही मैं करीना से बात करूंगा, कैसे क्या हुआ। घर के परिवार से मैं संपर्क में पहले से हूं, तो विल हैव टॉक। Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं, चोर को कैसे कोई रोक सकता है, पुलिस कहाँ तक जा सकती है। पुलिस हर जगह जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जनता ने उनको वोट करके ये जिम्मेदारी दी है। चप्पा चप्पा इस शहर का हो, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है और पुलिस टीम्स की बनती है। बीड़ में हमने देखा एक पॉलिटिकल हत्या हुई है, वहां पे भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंसाफ अब तक नहीं मिला है। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। तो आपने सुना, यहाँ पर एक एक करके सभी के बयान सामने आए हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से सैफ अली खान पर हमला हुआ है उसके बाद से
सियासत भी अपने चरम पर है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर पर चाकू से वार किया गया है और घटना मुंबई स्थित उनके अपार्टमेंट में हुई और वाकई में ये चौंका देने वाली खबर थी कि उनके घर में घुसकर किसी ने उन पर अटैक कर दिया है। तो शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है कि घर के अंदर मौजूद किसी शख्स ने ही उनको एंट्री दी होगी और जिस तरीके से घर में घुसकर किसी ने वार किया है उसके पीछे सुरक्षा में या फिर घर में मौजूद किसी व्यक्ति का हाथ जरूर होगा, जो प्रारंभिक जांच में जानकारी मिल पा रही है। तो जांच पड़ताल के लिए फिलहाल 10 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और क्राइम ब्रांच ने भी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए 8 टीमें गठित की हैं। इधर महाकुंभ में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी वहां पर पहुंच रहे हैं। 10 देशों के 21 दल ने पवित्र स्नान किया है। प्रयागराज में 45 दिवसीय महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और माना यह जा रहा है कि तीसरे शाही स्नान पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई थी और इस देखा जा रहा है कि इस दौरान 21 सदस्यीय दल संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे और इससे पहले विदेशी दल ने अखाड़ों के संतों के दर्शन भी किए। महाकुंभ में 16 जनवरी से 24 फरवरी तक संस्कृति का महाकुंभ होगा और मुख्य मंच गंगा पंडाल का होगा, जिसमें देश के नामचीन कलाकार भारतीय संस्कृति का प्रवाह करेंगे। तो महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हो चाहे देश के मेहमान हो, सभी पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों ने भी आस्था की डुबकी लगाई है और 10 देशों का 21 दलों ने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है। 10 देशों से सुबह 8 बजे त्रिवेणी संगम पर मेहमानों ने आस्था की डुबकी लगाई। विदेशी मेहमानों ने कुंभ का हवाई भ्रमण भी किया। 16 जनवरी से 24 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन है और लगभग 6 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं अभी तक महाकुंभ में। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।